कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन अगर आपने हमारे जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो झूठ का गोदी मीडिया जरूर जीत जाएगा। डिसीजन आपके पास है, सब्सक्राइब करके सच को जिताना है या फिर सब्सक्राइब ना करके गोदी मीडिया को बढ़ावा देना है। कल हरियाणा में वोटिंग खत्म हो जाएगी और वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल की छोटी छोटी ठेलियां आपके सामने आ जाएंगी अपने छपड़ीपन की दुकान को लेकर के। आपको बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें कौन सी पार्टी हार रही है, वोट शेयर क्या होने वाला है, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है इनकी क्रेडिबिलिटी, ये हमने 2024 के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट में देख लिया था। प्रदीप गुप्ता अंकल को लिटरली चैनल पे बैठ करके आंसू टपकाने पड़ गए थे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। अब इनकी क्रेडिबिलिटी तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सवाल फिर भी ये निकल कर खड़ा होता है कि आखिरकार कैंपेन के हिसाब से, वोटिंग तो नहीं हुई लेकिन कैंपेन के हिसाब से किसकी हवा थी किसकी नहीं थी, कौन जीत रहा है, कौन कितनी सीटें यहां पर हार रहा है। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आपको डिटेल में थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा। देखो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसके ऊपर आएंगे आगे चल के, और सीट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं हवाबाजी के बारे में, क्योंकि नेतागिरी जो है ना वो सबसे ज्यादा हवाबाजी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। जितनी ज्यादा जिसकी हवा उतनी ज्यादा वोट शेयर, उतनी ज्यादा सीटें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब यहां पर जब से चुनाव अनाउंस हुए थे तब से लेकर और अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जिस टाइम पर कैंपेन बंद हो चुका है, बहुत सारी कोशिशें करी बीजेपी ने, बहुत बार उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी थी, उनके पास बहुत सारे मुद्दे भी थे असली वाले, लेकिन बार बार बीजेपी फेल हुई यहां पर हवा बनाने में। शुरुआत की अगर आपको याद दिलाना चाहूं तो विनेश फोगाट ओलंपिक्स से वापस आई थी और काफी हाइप था उनको लेकर के, और वापस आते ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी एंड इससे बीजेपी के कैंपेन को हवाबाजी वाले काफी तगड़ा झटका लगा था। इनफैक्ट अगर कल तक की मैं बात करूं जहां पर कैंपेनिंग खत्म हुई है, उस टाइम पर भी अशोक तंवर जो कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। 2 घंटे पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और 2 घंटे बाद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या ही हवा बनेगी मोदी जी की यार, मतलब मोदी जी के अपने ही नेता यहां पर उनके टायर में एक एक करके पंचर लगाने पर तुले हुए हैं। इनफैक्ट हरियाणा में इतना कंफ्यूजन हो गया बीजेपी के अंदर कि बीजेपी का कैंपेन और बीजेपी का स्लोगन ये बन चुका था, अब की बार पता नहीं क्या होगा यार। मुझे तो लग रहा है बीजेपी के पार्टी ऑफिस में ना यहाँ पर म्यूजिकल चेयर चलती होगी, जैसे ही म्यूजिक बंद होता होगा इनका एक नेता यहाँ से कम हो जाता होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये सब सिनेरियो देखने के बाद मेरे हिसाब से मोदी जी यहाँ पर एक नया मंत्रालय बना रहे होंगे, ब्लेम मंत्रालय, क्योंकि भैया ब्लेम लेने का काम तो किसी को करना पड़ेगा ना, मोदी जी की इनकॉम्पिटेंसी का ब्लेम। एंड यकीन मानो ये जो ब्लेम मंत्रालय होगा ये किसी भी और मंत्रालय से ज्यादा बिजी रहेगा हर टाइम पे, क्योंकि यार मोदी जी इतने इनकॉम्पिटेंट जो है। और आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ किस तरीके से हवा बनाने के लिए यहाँ पर अमित शाह ने बातें करी थी अब की बार 75 पार के बारे में। हमें अभी तक लग रहा था शायद वो हरियाणा की सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मोदी जी की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं कि अब की बार 75 तो पार हो ही जाएगा कम से कम। मैं जानता हूँ ये जोकम जो कि थोड़ी सी डार्क हो गई, लेकिन अब जरा बात करना चाहता हूँ लॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर। देखो बीजेपी की हवा काफी खराब है और उसके आपको प्रूफ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रूफ है यहाँ पर मीडिया की कवरेज, जहां पर सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि मोदी जी इलेक्शन से गायब हैं। मोदी जी तो छोड़ दो, मीडिया भी इलेक्शन से यहां पर पूरी तरीके से गायब थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मीडिया अमेरिका के बारे में बात कर रही थी, कोलकाता के बारे में बात कर रही थी, तिरुपति के बारे में बात कर रही थी, लेकिन यहां पर हरियाणा के बारे में कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं करी गई। अंजना ओम कश्यप से लेकर श्वेता सिंह, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो लोग बार बार करते हैं जाकर के और हल्ला बोल किया जाता है ग्राउंड पे जाकर के, एक भी ऐसा शो देखने को यहां पर नहीं मिला। इनफैक्ट मीडिया इस टाइम पर इस कदर से यहां पर गायब थी कि ओपिनियन पोल्स जो हर बार सामने आते हैं, जिसके ऊपर दुकानें चलाई जाती हैं, स्पॉन्सर्स बटोरे जाते हैं, वो ओपिनियन पोल्स तक भी हरियाणा इलेक्शंस में नहीं किए गए हैं। दिस इज अ वेरी बिग साइन कि यहाँ पर मोदी जी बीजेपी की क्या पनौतियां लग रही होंगी। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया टुडे वालों ने एक मूड ऑफ द नेशन किया था थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाने के लिए, क्योंकि ओपिनियन पोल इनसे करा नहीं गया, ऐसी इनकी हालत हो चुकी थी 2024 के रिजल्ट्स के बाद। आपको दिखाना चाहता हूं उसमें क्या सामने आया था। इन्होंने सवाल पूछा कि सरकार के कामकाज से लोग कितने खुश हैं हरियाणा में। संतुष्ट बोलने वाले 27% थे, कुछ हद तक संतुष्ट बोलने वाले 25%, 44% असंतुष्ट वाले लोग थे यहाँ पर। इनफैक्ट ये नंबर्स किस कदर फज हो सकते हैं, अगर आप इसको 27, 25, 44 को प्लस करके देख लोगे तो 100% यहाँ पर निकल करके नहीं आएगा। ये था मूड ऑफ द नेशन। पता नहीं बाकी के 6%, 8% लोग कहां चले गए इसमें से। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं विपक्ष की भूमिका के ऊपर भी एक सवाल पूछा गया था। संतुष्ट बोलने वाले 31%, कुछ हद तक संतुष्ट बोलने वाले 22%। अगर यहां पर 31, 22 को ही मैं मिला दूं तो लगभग बनता है 53%, यानी कि विपक्ष की भूमिका से लोग यहां पर काफी हद तक संतुष्ट थे एंड ये मूड ऑफ द नेशन बता रहा था हरियाणा के लिए। उसके बाद एक और आपको दिखाना चाहता हूं हरियाणा में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। मोदी जी को 51% लोग मान रहे थे पहली पसंद और राहुल गांधी को 41%। लेकिन यहां पर एक
बहुत बड़ा झोल आकर के फंस चुका है इस परसेंटेज में, जिसके बारे में आगे चल के बात करूंगा और जिसकी वजह से राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक मूड ऑफ द नेशन था, इसके अलावा एक भी मूड, एक भी ओपिनियन सर्वे कहीं से भी निकल कर नहीं आया। इनफैक्ट मैंने इनकी वेबसाइट्स भी चेक करी, सारे न्यूज चैनल्स की, एंड इनकी वेबसाइट के ऊपर भी कोई ओपिनियन पोल मुझे नजर नहीं आया, विच क्लियरली शोज कि ये दिखाना ही नहीं चाह रहे थे कि आखिरकार ग्राउंड रियलिटी क्या है हरियाणा के अंदर, जस्ट बिकॉज मोदी जी की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वहां। अब देखो, ये तो इनिशियल ओपिनियन पोल्स मैंने आपको दिखाए, रिसेंट वाले भी कुछ आपको दिखाऊंगा जो सच बोलने का कहीं हद तक काम कर रहे हैं। लेकिन इन ओपिनियन पोल से हमारे को समझ आता है कि मीडिया गायब थी। अब दूसरी मेन चीज कि असली मेन बंदा ही यहां से गायब था। मीडिया तो चलो हो सकता है गायब हो सकती है, लेकिन मोदी जी क्यों गायब थे पूरे हरियाणा इलेक्शंस में, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। मोदी जी के गायब होने से कार्यकर्ताओं के अंदर तक वहां पर जो उत्साह था वो पूरी तरीके से कम हो चुका था। मतलब मोदी जी इस टाइम पर महाराष्ट्र में रैलीज कर रहे हैं, मोदी जी झारखंड में रैलीज कर रहे हैं, यूएन अमेरिका में जाकर मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पूरे इलेक्शन के महीने में मोदी जी ने बहुत कम रैलियां करी हैं। बड़ी रैलीज की अगर बात करी जाए तो सिर्फ 4 से 5 यहां पर रैलियां करी गई। एंड सबसे बड़ा फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक भी रोड शो मोदी जी ने हरियाणा के इलेक्शंस में नहीं करा। मोदी जी का फेवरेट काम है रोड शो करना, एंड उससे भी फेवरेट काम है रोड शो के बीच में एम्बुलेंस को रास्ता देना मित्रों। लेकिन हरियाणा इलेक्शन के कैंपेन को देखकर ऐसा लग रहा है ना ही यहां पर एम्बुलेंस को रास्ता मिला और ना ही मोदी जी की गाड़ी को रास्ता मिला। अब ये दोनों चीजें इटसेल्फ एक बहुत बड़ा साइन है कि इलेक्शन के अंदर होने क्या वाला है, हवा आखिरकार किसकी है और किसकी नहीं है। लेकिन इसके साथ तीसरी चीज आकर के ऐड ऑन होती है मोदी जी के भाषण जो उन्होंने दिए, और उसके अंदर बार बार पाकिस्तान का जिक्र करना, पीओके का जिक्र करना। मतलब मोदी जी हरियाणा के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बातें कर रहे थे। एंड इससे साफ ही पता चलता है कि मोदी जी का सबसे बड़ा टारगेट था कि जितनी भी रैलीज वो कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने ऊपर ज्यादा ब्लेम ना लें ज्यादा रैलीज करके, और अगर वो थोड़ी मोड़ी कर रहे हैं तो वहां पर रैलीज के अंदर वो सिर्फ नेशनल इश्यूज के बारे में बात करें, क्योंकि अगर लोकल इश्यूज की यहां पर बात होगी तो मोदी जी उसका जवाब ही नहीं दे पाते। वहां पर सरकार इतनी तरीके से फेल थी। इनफैक्ट मोदी जी का बार बार पाकिस्तान और पीओके को लेकर के आना, नेशनल इश्यूज को लेकर के आना, मोदी जी का एक फाइनल कार्ड था ये देखने के लिए क्या लोग इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देते हैं या फिर नहीं देते। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, पूरी तरीके से 15 लाख वाला ठुल्लू। अब जहां पर ये 3 फैक्टर्स तो हैं कि पहले तो भैया मीडिया मिसिंग है, मोदी जी मिसिंग है, मोदी जी के भाषण उसमें पाकिस्तान का जिक्र, चौथा फैक्टर यहां पर था आम आदमी पार्टी फैक्टर। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो इलेक्शन के बीच में ही बाहर आ चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आम आदमी ने यहां पर अपना इलेक्शन नहीं लड़ा। एंड इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी थी कांग्रेस के साथ, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि आम आदमी पार्टी ज्यादा एग्रेसिवली कैंपेन यहां पर नहीं करेगी। और अगर ऐसा है सच में, देखो ये सोर्सेज की बात है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो मेरे हिसाब से ये अच्छा कॉमन ग्राउंड था दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी यहां पर अंडरस्टैंडिंग ना बनने के बाद सही तरीके से एग्रेसिवली कैंपेन करती तो उसका सीधा नुकसान यहां पर कांग्रेस को होता और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। अब देखो ये 4 फैक्टर्स है जिससे समझ में आता है कि बीजेपी की कोई भी हवा यहां पर नहीं थी, लेकिन इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोदी जी का मिसिंग होना। अब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स यहां पर दिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इसके पीछे सिर्फ 3 रीजन हो सकते हैं। या तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकता है, यानी कि मोदी जी को ब्लेम नहीं लेना था, ब्लेम से बचना था, और इसीलिए मोदी जी ने अपने आप को पीछे किया, लोकल लीडर्स को वहां पर आगे कर दिया। और लोकल लीडर्स की जब बात हुई तो लोकल इश्यूज की वहां पर बात हुई, एंड उसके चक्कर में इनकी काफी पनौती भी लग गई। दूसरा रीजन यहां पर ये हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि यार ओवर कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट का कॉन्फिडेंस यहां पर गैदर नहीं कर पा रहे थे। आपको याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा सा टाइम में पीछे जाकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या घटिया बहाने लेकर के आया था पहले, जब इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन साथ में अनाउंस नहीं करे। ये कहा इन्होंने कि भैया बारिश होने वाली है, गणेश फेस्टिवल है। उसके बाद जो हरियाणा के इलेक्शंस की डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ये कह के कि भैया हरियाणा के अंदर त्योहार है इसलिए लोग वोट करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम डेट्स को आगे कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखा रहा था कि कितने ज्यादा अनसर्टेन थे ये लोग हरियाणा के इलेक्शंस को लेकर के। इनफैक्ट आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के साथ भी सेम चीज होने वाली है। एंड तीसरा रीजन मोदी जी के ना दिखने के पीछे हो सकता है पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। बहुत बार मोदी जी ने ये बात बोली कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की हरियाणा की टॉप लीडरशिप में एक बहुत बड़े 2 फाड़ है, लेकिन एक्चुअली में हरियाणा में बीजेपी में भी सब कुछ अच्छा नहीं था। बार बार ये सुनने में आ रहा था कि मनोहर लाल खट्टर खुद नहीं चाह रहे थे कि वहां पर हरियाणा में बीजेपी इलेक्शन जीते। हरियाणा बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी मोदी जी ने अपने आप को बैकफुट पे आ रखा था, या फिर हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर्स ने उनको यहाँ पर बैकफुट पे रखा हो। अब देखो इन 3 रीजन के बारे में अगर बात करें, सबसे पॉसिबल रीजन यहाँ पर ये कि मोदी जी ब्लेम लेने से बचना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया गया था। लेकिन
इसका एक बहुत तगड़ा आफ्टर मैथ देखने को मिल सकता है। मोदी जी इलेक्शन से एकदम से गायब है, इसका सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट ये हो सकता है कि मोदी जी की जो अपने कोर वोटर्स हैं, मोदी भक्त जो है, हो सकता है वो इलेक्शन में बढ़ चढ़कर वोट ना करें। ये सेम चीज हमने देखी थी 2024 के इलेक्शंस में भी। मोदी जी इलेक्शन से गायब रहे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस वजह से लोकल मैटर्स और ज्यादा हावी हो गए, और लोकल मैटर्स जब हावी हो गए तो सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा के अंदर वो भी और ज्यादा हाईलाइट हो गई, एंड इसका भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कल। अब सिचुएशन यहां पर ये कि हरियाणा के इलेक्शंस मोदी जी के गले की हड्डी बन चुकी है। मोदी जी ने बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं करा। अब यहां पर बीजेपी हारती है तो मोदी जी के ऊपर इसका ब्लेम तो नहीं आएगा, लेकिन टॉप लीडरशिप से और आरएसएस से प्रेशर जरूर आएगा कि अगर मोदी जी को पता था कि वहां पर हार रहे तो मोदी जी ने सही तरीके से अपनी ताकत वहां पर क्यों नहीं झोंकी। ये बात को देखते हुए भी कि मोदी जी के जो कट्टर अंधभक्त हैं वो नहीं निकलेंगे अगर मोदी जी बार बार यहां पर रैलियां नहीं करेंगे। आरएसएस मोदी जी को तगड़ी तरीके से घेरेगी आने वाले टाइम में अगर यहां पर बीजेपी हार जाती है। अब देखो ये तो रही हवा की बात, अब मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं नंबर्स की बात आखिरकार क्या है। देखो जब जनरल इलेक्शंस हुए थे जो कि रिसेंटली हुए थे, उस टाइम पर बीजेपी को क्या वोट शेयर मिला था आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड ये भी मूड ऑफ द नेशन नहीं बताया था हमारे को। वोट शेयर के हिसाब से 46% वोट शेयर बीजेपी का था एंड 43% यहां पर कांग्रेस का था। इनफैक्ट अगर लोकसभा के वोट शेयर के हिसाब से सीट्स को उस पर कन्वर्ट किया जाए विधानसभा की तो ये 44 और 42 बनते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज यहां पर ये निकल कर आती है कि मोदी जी तो इलेक्शन से गायब है, एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर हरियाणा के लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें 41% जो थी वो राहुल गांधी के साथ थी। अब देखो मोदी जी का गायब होना और राहुल गांधी के साथ 41% होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। एंड साथ में अगर आप इसको जोड़ करके देखो कि वोट शेयर का जो डिफरेंस है अगर जनरल इलेक्शंस के हिसाब से बात करी जाए तो वो भी बहुत ज्यादा कम है, एंड उसके बीच में मोदी जी का गायब होना, मतलब जब मोदी जी लगातार प्रेजेंट थे जनरल इलेक्शंस में उस टाइम पर सिर्फ 3% का यहां पर फासला था। मोदी जी के गायब होने से डेफिनेटली इसमें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, एंड इन सब परसेंटेजेस को अगर आप एड अप करके देखोगे, कनेक्ट करोगे डॉट्स को, तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर तो डेफिनेटली यहां पर नहीं होने वाली। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं सीएसडीएस और सी वोटर काफी ज्यादा वोकल रहे हैं, लगातार ट्रैक करते रहे इलेक्शंस को। इन्होंने ओपिनियन पोल किसी चैनल पे तो नहीं दिखाए, लेकिन रिसेंटली क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सीएसडीएस वाले तो लगातार ये बात बोल ही रहे थे कि कांग्रेस जो है उसको काफी ज्यादा एडवांटेज है पूरे कैंपेन के अंदर, लेकिन अब सी वोटर भी सेम बात बोल रहा है, एंड आने वाले इलेक्शंस में भी बीजेपी की हालत काफी खराब है, ये भी बताया जा रहा है। केवल ये अभी हरियाणा ही नहीं, अगले 6 महीने में टोटल जो 6 चुनाव होने हैं, अभी आज की तारीख में भी केवल झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद और बेहतर समाचार है। इसके अलावा किसी भी और राज्य में कोई ऐसी समाचार फिलहाल कोई ट्रैकर में नहीं दिख रहा है जिसमें लगे कि वो सत्ता में मतलब अच्छे से कवायद के साथ में जीते। अब इसमें ट्रैकर है, ट्रैकर के साथ में ये है कि अब देखो वोटिंग के बाद किसी कितनी सीटें आएंगी ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन जनता के ट्रेंड्स यहाँ पर काफी देखने को मिल जाते हैं सोशल मीडिया और ऑन ग्राउंड हवा से। वही मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखाने का काम किया, साथ में पिछले इलेक्शंस में यहाँ पर क्या हुआ है ये भी आपके सामने रखा, जिससे आपको और इंसाइट मिले कि क्या हो सकता है आने वाले कल में। अब जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और चाहूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर देना। आपके हिसाब से कांग्रेस की कितनी सीटें यहां पर आ सकती है? क्या कांग्रेस यहां पर 55 सीटों का नंबर क्रॉस करेगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जो भी होगा जरूर बताना। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा? और हाँ, अगर आपको एग्जिट पोल की कॉमेडी मिस ना करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मुलाकात करूंगा आपसे कल की वीडियो में।